प्रोफेसर सुहेब हसन एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। जी बेटा, आज मैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका टाइटल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बेटा, ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आइसोलेटेड सिस्टम कैसा सिस्टम होता है। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स इंटरफेयर नहीं करती, यानी कि एक सिस्टम दो या दो से ज्यादा बॉडीज का सिस्टम जिसके अंदर कोई बैरूनी फोर्स अमल दखल ना कर रही हो या कोई बैरूनी फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो, ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम का नाम देते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव करने के लिए या उसको देखने के लिए हम ऐसा ही कोई सिस्टम सपोज करने जा रहे हैं। राइट बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो स्टेटमेंट है आपके सामने वो कुछ इस तरह से है, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये आइसोलेटेड सिस्टम में अभी आपको समझा चुका हूं, तो उसी सिस्टम की ये बात कर रहे हैं। ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट रहता है। राइट बेटा, इसको मैथमेटिकल फॉर्म इसकी देख लेते हैं, m1v1 plus m2v2 ये टोटल मोमेंटम है किसी आइसोलेटेड सिस्टम का। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ये क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। इसी लॉ को मैथमेटिकली हम इस तरह से लिख सकते हैं, m1v1 plus m2v2 ये सिस्टम का बिफोर चेंज या बिफोर कोलिजन जो टोटल लीनियर मोमेंटम है, और m1v1 डैश plus m2v2 डैश ये आफ्टर चेंज या आफ्टर कोलिजन टोटल लीनियर मोमेंटम है एक सिस्टम का, जिसको हम आइसोलेटेड सिस्टम का नाम दे रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर जो हम सिस्टम सपोज करने जा रहे हैं, आइए हम उसकी तरफ चलते हैं। जितना इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर एक सिस्टम सपोज किया गया है, लेट एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्मूथ एंड हार्ड बोल्स, यानी कि आपके पास दो स्मूथ और हार्ड बोल्स हैं, उनका एक आइसोलेटेड सिस्टम आपने सपोज कर लिया, और उन दोनों बॉल्स को मैंने यहाँ सपोज किया है मास m1 और मास m2 के साथ। राइट बेटा, ये जो m1 बॉल है ये v1 स्पीड से मूव कर रहा है, और ये जो m2 बॉल है ये v2 स्पीड से मूव कर रहा है बिफोर कोलिजन, यानी कि ये दोनों बॉल्स अभी टकराए नहीं है। और एक और चीज आपको याद होनी चाहिए, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और दोनों की लाइन ऑफ मूवमेंट भी सेम है, यानी कि सेम लाइन में मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के आगे पीछे मूव कर रहे हैं। और यहाँ एक और चीज हमने सपोज की थी कि जो पीछे वाला बॉल है जिसको मैं m1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसकी स्पीड ज्यादा है किससे? m2 से। तो अगर इसकी स्पीड ज्यादा पीछे वाले बॉल की, तो ये वाला बॉल हाई स्पीड के साथ इस बॉल को क्या करेगा? अप्रोच करेगा, और एट सम टाइम ये जाके इससे टकरा जाएगा। जब ये टकराएगा तो टकराने से वहां साउंड में कुछ एनर्जी चली जाएगी, अगर हम उसको प्रैक्टिकली बात करें, लेकिन आइडिया हम करेंगे सारी की सारी एनर्जी या सारा का सारा मोमेंटम अगले बॉल में ट्रांसफर हो गया। अब वो जो मोमेंटम था टकराने से, ये पीछे वाली बॉल स्लो डाउन हो जाएगी और अपना कुछ मोमेंटम इस m2 बॉल को दे देगी, जिसकी वजह से पीछे वाले बॉल की टकराने की वजह से स्पीड कम हो जाएगी और आगे वाले बॉल की स्पीड ज्यादा हो जाएगी कि पीछे से उसको पुश मिलेगा, जिसकी वजह से उसकी स्पीड v2 से चेंज होकर v2 डैश हो जाएगी। अब ये जो v1 डैश है ये v2 डैश से कम हो जाएगा, क्योंकि टकराने के बाद इस m1 बॉल की स्पीड कम हो जाएगी, टकराने के बाद इस m2 बॉल की स्पीड ज्यादा हो जाएगी, जिसको यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है v1 डैश इज लेस देन v2 डैश आफ्टर कोलिजन। राइट बेटा, और यहाँ हम इस सिस्टम के अंदर सपोज कर रहे हैं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम में एक्ट नहीं कर रही। इसका मतलब ये टू बॉल्स का सिस्टम या टू हार्ड बॉल्स का जो सिस्टम है ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है ना? इसके बाद हम इसकी मैथमेटिकल रिलेशन को प्रूव करने के लिए यहाँ दोनों बॉल्स को बारी बारी क्या करेंगे? बारी बारी दोनों बॉल्स का रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो बॉल m1 की अगर मैं बात करूं और उसको मैं सपोज कर रहा हूं, तो जो बॉल m1 है, जब ये वाला बॉल इस बॉल से टकराएगा तो टकराने पर ये वाला बॉल इस वाले बॉल को रिएक्टिव फोर्स लगाएगा जो कि कुछ इस डायरेक्शन में होगी। तो इस फोर्स को हम F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट्स सपोज बॉल m2 ने m1 के ऊपर फोर्स लगाई F, जिसकी वजह से इसकी v1 से स्पीड चेंज होकर क्या हो गई है? v1 डैश हो गई। अगर स्पीड v1 से v1 डैश हो गई है तो इस m1 बॉल के मोमेंटम में भी तब्दीली आई होगी। इस m2 ने इसके ऊपर फोर्स F लगाई है, रिएक्शन फोर्स, टकराने के बाद, तो इस फोर्स की वजह से इसकी स्पीड v1 से v1 डैश होने की वजह से मोमेंटम चेंज हो जाएगा। इंपल्स के टॉपिक में आप पढ़ चुके हैं कि आपके पास जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो फोर्स और टाइम ऑफ इंपैक्ट ऑफ दैट फोर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। लेट्स सपोज वो टाइम t है जी, बॉल m1 के जो मोमेंटम में चेंज आया होगा m1 v1 डैश जो कि इसका फाइनल मोमेंटम है माइनस m1 v1 जो इसका इनिशियल मोमेंटम था, तो इसके मोमेंटम में जो चेंज आया होगा वो फोर्स और टाइम ऑफ इंपैक्ट ऑफ फोर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा इंपल्स के रिलेशन के मुताबिक। तो F is that force which is exerting on this ball m1 by this ball m2 as reactive force, तो वो F के बराबर है।
और ये टाइम ऑफ इम्पैक्ट ऑफ फोर्स है जो कि इस बॉल m1 के चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। राइट बेटा, अब सिमिलरली हम बात करते हैं बॉल m2 की, तो m2 के ऊपर लगने वाली फोर्स जो है बेटा वो रिएक्टिव फोर्स F के बराबर तो होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन चूंकि इसके ऑपोजिट होगी, क्योंकि ये वाला जो m1 बॉल है ये m2 के ऊपर कुछ राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा जो कि F के बराबर ही होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से उसको F डैश लेगी। राइट, और F डैश और F आपस में बराबर है, लेकिन फर्क किस चीज का है? डायरेक्शन। तो F डैश को मैं -F लिख सकता हूं। राइट बेटा, तो ये वो फोर्स है जो कि m1 m2 के ऊपर लगा। तो m2 जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है m1 की वजह से वो F डैश है, तो उसको उसके टाइम ऑफ इंपैक्ट ऑफ फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वो m2 बॉल के चेंज इन मोमेंटम के बराबर आ जाएगा। m2 बॉल का चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे? फाइनल मोमेंटम जो कि m2 v2 डैश के बराबर आएगा, क्योंकि उसकी फाइनल वेलोसिटी v2 डैश है, माइनस इनिशियल मोमेंटम m2 v2 जो कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद मास को निकलेगा m2 v2। अब ये आपके पास क्या आ गया? चेंज इन मोमेंटम। अब आपको पता है कि f और f डैश बराबर है, लेकिन डायरेक्शन का फर्क है। f डैश बराबर है -f के, जो मैं यहाँ आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ अगर मैं f डैश को -f से रिप्लेस करूँ तो मेरे पास रिलेशन बन जाएगा -f क्रॉस t m2 v2 डैश माइनस m2 v2, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दूंगा। राइट बेटा, अब आपने क्या करना है? इस इक्वेशन नंबर 1 को इस इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर देना है, सिंपली आपस में जमा कर देना है, ऐड कर देना है। दोनों इक्वेशंस को ऐड करने से f क्रॉस t प्लस -f क्रॉस t, ये आपके पास जो पहली वैल्यू है m1 v1 डैश माइनस m1 v1 ये एज इट इज आ जाएगी। इसी तरह से दूसरी जो वैल्यू है राइट हैंड साइड पे m2 v2 डैश माइनस m2 v2 एज इट इज आ जाएगी, क्योंकि आप ऐड कर रहे हैं तो उनके साइन चेंज नहीं होंगे। तो आपके पास इस तरह से ये रिलेशन डेवलप हो जाएगा। अगर आप गौर करें ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों कैंसिल होने के बाद 0 आएगा और यहाँ ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। अब यहाँ से जो वैल्यू नेगेटिव आपको नजर आ रही है माइनस वाली, इनको दूसरी तरफ ले जाएं लेफ्ट साइड पे, तो आपके पास ये वाली वैल्यू नेगेटिव नजर आ रही है आपको माइनस m1 v1, तो इसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये m1 v1 हो जाएगी। और एक आपके पास माइनस वैल्यू ये वाली है माइनस m2 v2, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस m2 v2 हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा m1 v1 डैश m2 v2 डैश, वो एज इट इज यहाँ आ गया। राइट बेटा, तो यहाँ से जरा गौर फरमाएं, m1 v1 टकराने से पहले m1 बॉल का मोमेंटम था, प्लस m2 v2 टकराने से पहले बॉल 2 का मोमेंटम था। राइट, इसका मतलब टकराने से पहले या कोलिजन से पहले ये टोटल मोमेंटम है इस आइसोलेटेड सिस्टम का। और अगर मैं इस पे थोड़ा सा गौर करें, m1 v1 डैश ये टकराने के बाद का बॉल m1 का मोमेंटम है m1 v1 डैश, प्लस m2 v2 डैश टकराने के बाद m2 बॉल का ये मोमेंटम है, तो ये प्लस होने से ये टोटल मोमेंटम आएगा आफ्टर कोलिजन। इसका मतलब इस सिस्टम के अंदर बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन जो टोटल लीनियर मोमेंटम है एक आइसोलेटेड सिस्टम को, वो क्या हो रहा है? सेम आ रहा है, आपस में बराबर आ रहा है। तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसी चीज को हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू व्हाट? टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, यानी कि टकराने से पहले टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम और टकराने के बाद टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम आपस में क्या है? इक्वल। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, जो टोटल मोमेंटम है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वो कांस्टेंट होगा, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन उसमें कोई चेंज अकर नहीं होगा। हाँ, वेलोसिटीज आपस में इंटरचेंज जरूर हो जाएंगी, लेकिन मोमेंटम की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी, क्योंकि एक बॉडी का अगर मोमेंटम बढ़ रहा है तो दूसरी का कम हो रहा होगा, अगर एक का कम हो रहा है दूसरी का बढ़ रहा होगा, उसका टोटल करेंगे तो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन आपके पास तो टोटल लीनियर मोमेंटम आपके पास क्या आएगा? सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जी बेटा, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।